सबको सबको राम राम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार। जी। नमस्ते जी। तो आज बस जीएनएम। ये हामिद शर्मा पवन भाई। भाई, जी भाई। ये इसका आंचल त्यागी ने कुछ हाथ उठा के कुछ पूछने की कह रही थी। जी बताएं बेटा। या वैसे दब गया था इनसे, ऐसा हो सकता है वैसे ही दबा हो। ओके ओके हैंड रेस। हाँ ओके। जी हाँ। चलो तो जीएनएम है आज और जीएनएम का पेज नंबर है, बताएगा कोई? 147 बस वन वन। 147 होगा। यस 147 होगा। और हमारा जो पार्ट चल रहा है वो लैरिंग्स चल रहा है। और लैरिंग्स का नेक्स्ट पहले वाला हेडिंग हो गया है लेरिंजाइटिस और लेरिंग्स कार्सिनोमा का। और अब नेक्स्ट हेडिंग है वोकल कॉर्ड पॉलिप्स का। डॉक्टर दीपशिखा है ना? जी बस। हाँ जी बेटा। बस। तो वोकल कॉर्ड पॉलिप्स के बारे में बोल रहे हैं कि जो एसबीएस होगा वो सेम होगा जो कि लैरिंग्स म्यूकोसा का था। और उसमें कॉन्फ्लिक्ट था फियर फ्राइट और स्पीचलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी। और उन्होंने कहा था वहां पर कि हैंडेडनेस हार्मोनल लेवल और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम एसबीएस एज अबव का मतलब एज लैरिंग्स म्यूकोसा का जैसा था। आगे कह रहे हैं द मेन सिम्टम ऑफ वोकल कॉर्ड पॉलिप्स इज परसिस्टेंट हॉर्सनेस समटाइम्स कफ। मेन सिम्टम जो बताया है वो बताया है कि वोकल कॉर्ड के पॉलिप का कि भाई परसिस्टेंट हॉर्सनेस अगर किसी को बनी हुई है और कभी कभी खांसी भी। फेस की बात कर रहे हैं, फेस में कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, डैश लगा के कह रहे हैं हैंगिंग हीलिंग, मतलब एक्सेसिव रेस्टोरेशन ऑफ द म्यूकोसा गोज टू ग्रोथ ऑफ वोकल कॉर्ड पॉलिप्स। अगर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है या हैंगिंग हीलिंग है, अमित शर्मा भाई शायद कल या परसों कह रहे थे, अमित पाल हाँ अमित पाल भाई कह रहे थे कि लैरिंग्स कार्सिनोमा बन जाएगा यदि वो बार बार होता रहा उसको। तो वो यही हाँ जी पॉइंट आ गया अमित भाई कि अगर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट हाँ है जी। या हैंगिंग हीलिंग है तो वहां पर चूंकि रेस्टोरेशन भी एक्सेसिव होगा म्यूकोसा का, और फिर वो ग्रोथ ऑफ वोकल कॉर्ड के रूप में पॉलिप बन जाएंगे। अमित शर्मा थेरेपी में कह रहे हैं इसकी फाइंड कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड रिजोल्व देम सो दैट द हैंगिंग हीलिंग कम्स टू एन एंड पॉसिबली रिमूवल वाया सर्जरी। सर्जरी के द्वारा भी संभवतः रिमूवल किया जा सकता है यदि वहां वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा सांस लेने में, या जैसे शुड द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नॉट चेंज एनीथिंग। यदि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वहां सर्जरी से भी उसको मदद ली जा सकती है, क्योंकि इमरजेंसी वाला पार्ट है जहां पे ये है सांस नहीं जाएगा तो लाइफ कैसे रहेगी, ऐसा इसलिए वहां जरूरी रहेगा वो। तो ये थे दो हेडिंग्स एसबीएस ऑफ द लैरिंग्स। नेक्स्ट एसबीएस है लैरिंग से रिलेटेड, एसबीएस ऑफ द लैरिंजियल मस्कुलेचर। इसमें पहला हेडिंग है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द लैरिंग्स डैश लैरिंजियल अस्थमा। दो फिगर दे रखी हैं सेरिब्रल मेडुला की और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। तो यहां पर दोनों ब्रेन के जो दोनों सेंटर्स हैं, दोनों पार्ट हैं, उनसे लेना देना है लैरिंजियल अस्थमा का। बाई अस्थमा और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द लैरिंग्स इनहेलेशन इज हैम्पर्ड। अस्थमा या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ लैरिंग्स, अस्थमा के द्वारा जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ लैरिंग्स होता है यहां पर इनहेलेशन हैम्पर होता है। दिस लीड्स टू प्रोलोंग्ड एंड हैवियर ब्रीदिंग, और फिर इसकी वजह से प्रोलोंग्ड एंड हैवियर ब्रीदिंग बंदा करता है, ब्रैकेट में कह रहे हैं गैस्पिंग फॉर एयर व्हेन इनहेलिंग। हाँ वो गैस्पिंग करता जैसे हवा कम जा रही हो अंदर।
द एसबीएस ऑफ द वोकल कॉर्ड मस्कुलेचर, दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। डैश लगा कह रहे हैं इफ ऑफन कपल्ड विद एन एसबीएस ऑफ द लैरिंजियल म्यूकोसा, in this case there is both laryngitis and asthma at the same time। भाई अगर ये एसबीएस वोकल कॉर्ड मस्कुलेचर का जुड़ गया यदि एसबीएस ऑफ लैरिंजियल म्यूकोसा के साथ, दोनों अगर हैं तो उस पेशेंट को आपके लैरिंजाइटिस भी मिलेगी और लैरिंजियल अस्थमा भी सेम टाइम में मिल सकता है एक ही समय पर। यानी कि गले में दर्द भी है और अस्थमा भी है। बिल्कुल। और यहां हम अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं कि साहब गले में एक्यूट इन्फेक्शन है, तो एक्यूट इन्फेक्शन के रूप में तो लैरिंजाइटिस को यहां समझ लेना, और अब हिस्ट्री में अगर उसको इस तरह का अस्थमा वाली मिलती है तो वो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो भी यहां जुड़ गया आके। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं मोटोरिक फियर फ्राइट और स्पीचलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट एंड एडिशनली एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं पेज नंबर 146 पे जाके देखो, मोटर फियर फ्राइट या स्पीचलेसनेस, जहां भी ये मोटर कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, कई जो आर मोटर नाम मोटोरिक या मोटर समझते हैं, वहां ये है कि बंदा सक्षम नहीं है करने में, करना चाहता है। हाँ अमित शर्मा। हाँ बस मतलब मोटर का मतलब ये हुआ ना, मूवमेंट नहीं कर पाता कोई कहीं, कर पाता, वो वहां स्टक हाँ होके रह गया जी, वो वहां स्टक होके रह गया, स्टक होके रह बोलना चाह रहा था बोल नहीं पाया। हाँ हाँ, ऐसा भाव है उसके पीछे। बात ये है कि वो बंदा करना चाह रहा, कर नहीं पाया, जो अमित शर्मा भैया कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ तो यहाँ पर कह रहे हैं मोटोरिक फियर फ्राइट और स्पीचलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट या फिर टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में एंड एडिशनली एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है अपोजिट साइड पे, वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, और वो अपोजिट साइड वाला वही लैरिंक्स म्यूकोसा का है जहां उसको लैरिंजाइटिस होगी। पेज नंबर 146 पे जो फिगर है उसमें वो जो एक तरफ जो रिंग बन रहा है ये हैमर हार्ड का, वो वन साइड पे वहां दिखाई देगा ऐसे केस में। टिश्यू में कह रहे हैं लैरिंजियल मस्कुलेचर शामिल होगा, जिसमें वॉलेंट्री यानी कि स्ट्रैटेड मसल होंगी जिनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करेगा, और एक्टोडर्मल लेयर से बनी होगी ये। ब्रैकेट में कह रहे हैं नर्व सप्लाई के रूप में यहां एक्टोडर्म शामिल है, एंड सेरिब्रल मेडुला वाला पार्ट मेजोडर्म से, सेरिब्रल मेडुला जिसको गवर्न करेगा वो मेजोडर्म से बना, मेजोडर्मल लेयर से बना होगा, जो यहाँ न्यूट्रिशन के रूप में रहता है, या न्यूट्रिशन जिसका हैम्पर होगा यहाँ। तो बेसिकली एक्टोडर्म में भी स्क्वामस लेयर वो नहीं है, लेयर स्क्वामस सेल्स की, यहाँ पर नर्व सप्लाई के रूप में यहाँ एक्टोडर्म ब्रैकेट में जो चूंकि दिया है, तो यहाँ नर्व सप्लाई के तहत इसका यहाँ शामिल होना है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनर्वेशन। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनर्वेशन, यानी कि इनर्वेशन के को रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसके कंट्रोल को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रूप में। मोटोरिक पैरालिसिस, फिर ये मोटोरिक पैरालिसिस बनेगा। साइमल्टेनियसली cerebral medulla controlled cell degradation from the laryngeal muscles, muscle necrosis, और साथ के साथ यहाँ सेरिब्रल मेडुला के द्वारा जो कंट्रोल्ड पार्ट है मस्कुलेचर वाला, वो उसमें सेल डिग्रेडेशन होगा एक्टिव में, यानी कि न्यू मेजोडर्मल लेयर से बना हुआ टिश्यू है। फिर ये इसका मतलब क्योंकि वहां साथ के साथ ही ये डिग्रेडेशन जो हो रहा है एक्टिव में फ्रॉम द लैरिंजियल मसल, यानी कि मसल नेक्रोसिस होगी अमित शर्मा भाई। दैट इज गोज टू मसल वीकनिंग,
एंड हाँ जी दैट गोज टू टोटल रिजल्ट वीक वॉइस बियरली नोटिसेबल। तो इसका पूरा ट्रैक ऐसे है कि सेल डिग्रेडेशन हुआ, उधर तो इनर्वेशन रेस्ट्रिक्ट हुई, फिर पैरेलल सेल डिग्रेडेशन ऑफ द लैरिंजियल मसल हुआ, जिसकी वजह से मसल कमजोर पड़ी, जिसकी वजह से फिर टोटल रिजल्ट निकल के आया वीक वॉइस, और जो कि बेयरली नोटिसेबल है। ये नोटिस होना मुश्किल सा ही है, मुश्किल से हाँ जी नोटिस होता है जब ये प्रोसेस चल रहा होता है। अमित शर्मा हाँ जी यूजुअली कपल्ड विद ए डेटरेशन ऑफ द लैरिंजियल म्यूकोसा। और हाँ जी यहाँ पर अहमद साहब कह रहे हैं कि यूजुअली ये इसके साथ कपल्ड रहता है डेटरेशन ऑफ लैरिंजियल म्यूकोसा का भी, हाँ जी लैरिंजाइटिस के रूप में। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है ऑर्गेनिज्म में इसका करने का? वाइडनिंग ऑफ द लैरिंजियल ल्यूमन थ्रू रिलैक्स्ड लैरिंजियल मस्कुलेचर इन ऑर्डर टू ब्रीथ बेटर। लैरिंजियल ल्यूमन को तो वाइड करता है शरीर ऑर्गेनिज्म, और फिर रिलैक्स करके लैरिंजियल मस्कुलेचर को थ्रू थ्रू अच्छा वाइडनिंग ऑफ द लैरिंजियल ल्यूमन थ्रू रिलैक्स्ड लैरिंजियल मस्कुलेचर। लैरिंजियल मस्कुलेचर को रिलैक्स करके यहाँ पर ल्यूमन को वाइड कर रहा है, ना कि स्क्वामस सेल को वो करके अल्सर बना करके, है ना? हाँ जी हाँ, हाँ इन जी ऑर्डर टू बेटर, ताकि वो बेटर तरीके से ब्रीदिंग कर सके। हीलिंग फेज में क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ द लैरिंजियल मस्कुलेचर एंड रिटर्न ऑफ इनर्वेशन। दोनों चीज है, ऊपर वो इनर्वेशन रेस्ट्रिक्ट हुआ था तो उसको वो रिटर्न होएगा हीलिंग में, और जो ये लैरिंजियल म्यूको मस्कुलेचर जो वीक पड़ा था इसका रेस्टोरेशन होगा। यूजुअली लैरिंजाइटिस एट द सेम टाइम, और आमतौर पर लैरिंजाइटिस भी होगी उसी समय। हाँ ये जी था हीलिंग फेज। अभी हाँ, अभी हाँ भैया, साथ साथ वो मतलब इसमें दो चीजें आ गई भाई, सब लोग ध्यान रखें। एक तो डर, फियर फ्राइट वाला, और हाँ क्योंकि मसल्स आई हैं तो मसल उसमें परफॉर्मेंस भी आ गई। हाँ तो ऐसे लोग जो डर के मारे, यार मैं इस डर की वजह से ये काम नहीं कर पा रहा था या नहीं कर रहा था, तो आवाज बंद हो गई, ताकि आवाज के बिना तो आप जिंदा रह सकते हो लेकिन सांस तो आए। उसके बाद फिर मैं अपना धीरे धीरे फुसफुसाहट में जाऊंगा, फिर बोलूंगा बाद में। हाँ हाँ तो यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ आ रही हैं। जो ये अपने सिंगर्स वाली जो वॉइस और वो होती है ना, तो वो शुरू उसमें भी उनको क्रोनिक लैरिंजाइटिस हो रही है। तो कई बार ये देखना होता है कि वो ओवर यूज ऑफ वॉइस की वजह से है या क्या है, लेकिन पीछे कई बार ऐसा मिलता है कि मैं ये नोट या ये गाना या ये चीज अच्छी क्यों नहीं गा पाया, क्यों नहीं या गा मेरे पा को रहा? वहां पर क्यों नहीं गाने दिया गया। हाँ हाँ, लेकिन इसमें इसमें बात यह है कि जो वो परफॉर्म करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा, और वो सरेंडर भी नहीं कर रहा। मेहनत हाँ जी है ना? हाँ, स्ट्रगलिंग है वो। मेहनत बहुत कर रहा है। अमित हाँ जी अमित पाल, मोटरिक फियर फ्राइट है, ना कि फियर फ्राइट है। हाँ, हाँ जी मोटोरिक का मतलब तो है कि ना करने का डर। हाँ जी स्टेज फ्राइट की तरह ले लो ना, हाँ हाँ है ना? सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेज पे जाके नहीं यार परफॉर्म कर पाया या कर पाया। तो स्टेज फ्राइट की रेमेडी की है ही अर्जेंटम का गला खराब होता है, गला बैठता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बिल्कुल अर्जेंटम नाइट्रिकम जो मेडिसिन है उसमें ये मोटोरिक फियर फ्राइट है डायरेक्ट सीधा दिख रहा, उसका जो गला खराब होता है ना अमित? अर्जेंटम नाइट्रिकम जलसीमियम, ये हाँ तो क्लिंग कर जाता है ना, जलसीमियम तो एकदम से रुक जाता वहीं पे। हाँ, और देखो अर्जेंटम को परफॉर्मेंस का रहता भी है डर पीछे। हाँ जी अमित हाँ पाल कुछ कह रहे हैं भैया? एंटीसिपेशन वाली मेडिसिन जो होगी ना, हाँ हाँ जी हाँ हाँ, एंटिसिपेशन वाला पार्ट शामिल हो रहा है। में से हाँ पहले बिल्कुल ओके, जिसमें ठीक है भाई। तो हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं कि लैरिंजियल अस्थमा अटैक, ये जो लैरिंजियल अस्थमा अटैक होता है जनरली हीलिंग क्राइसिस में होता है भाई। कफिंग क्रैम्प
कफिंग क्रैम्प्स और कांस्टेंट टेंशन ऑफ द लैरिंजियल मस्कुलेचर लास्टिंग फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू सेवरल डेज, फीलिंग ऑफ बीइंग कॉल्ड। लैरिंजियल अस्थमा का अटैक जो होगा यहां पर कफिंग क्रैम्प आएंगे या कांस्टेंट टेंशन ऑफ लैरिंजियल मस्कुलेचर बना रह सकता है। कुछ मिनट से लेकर के कई दिन तक भी ये लैरिंजियल मस्कुलेचर टेंशन बना रह सकता है भैया। तो ये अटैक थोड़ी देर का भी आ सकता है लैरिंजियल अस्थमा का, और ये कई कई दिन भी चल सकता है भैया। और साथ में फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड, बंदे को कोल्ड फील भी होगी। कोल्ड फील इसलिए होगी क्योंकि हीलिंग क्राइसिस जस्ट पैरेलल टू सिंपैथिकोटोनिया। तो सिंपैथिकोटोनिया में कोल्डनेस आती ही है, कोल्ड स्टेज बोलते ही हैं। हाँ जी, शरीर ठंडा। हाँ, रिमार्क टिप्पणी कह रहे हैं अलग से कि द अटैक अकर्स ओनली व्हेन द अपोजिट राइट हाफ ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव और आल्सो इन द हीलिंग क्राइसिस, यानी कि इज इक्वल टू कॉन्स्टलेशन कह रहे हैं ब्रैकेट। ये जो अटैक आता है केवल और केवल द अटैक अकर्स ओनली व्हेन अपोजिट राइट हाफ ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव। अगर राइट हाफ जो अपोजिट साइड का है कॉर्टेक्स का, वहां पर अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव है कॉन्स्टलेशन के रूप में, और आल्सो इन हीलिंग क्राइसिस, या फिर हीलिंग क्राइसिस में आएगा। हीलिंग क्राइसिस के दौरान या तो लैरिंजियल अस्थमा का अटैक आएगा या अपोजिट राइट हाफ पर जो कॉर्टेक्स के कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में मिलेगा, वो जो पेज नंबर 146 पर दिखाया गया है म्यूकोसा का, उसमें भी आ सकता है लैरिंजाइटिस के साथ जो भाव आ रहा है यहाँ। It comes to a life-threatening so-called status asthmaticus if the bronchial musculature area, यानी कि right cortex, is in an healing crisis at the same time as the larynx muscle area. Okay. तो ये राइट कॉर्टेक्स को थोड़ा सा उधर ब्रोंकियल मस्कुलेचर एरिया से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो गजब की बात यहाँ ये निकली है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है ये स्टेट, क्योंकि यहाँ ये स्टेटस अस्थमेटिकस का रूप ले लेता है यदि ब्रोंकियल मस्कुलर एरिया, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट कॉर्टेक्स वाला जो है ये कॉन्स्टिलेशन, यदि वो हीलिंग क्राइसिस के दौरान इज इन एन हीलिंग क्राइसिस, वो यदि हीलिंग क्राइसिस में हो और ठीक उसी समय पर लैरिंक्स मसल एरिया भी शामिल हो जाए, तो लैरिंक्स मसल एरिया शामिल हो जाएगा, मसल टेंशन कर देगा, वो सांस अंदर जाने नहीं देगा। और ब्रोंकियल मस्कुलर एरिया अगर राइट साइड का वो अगर शामिल हो गया किसमें, अपनी हीलिंग क्राइसिस में, तो हीलिंग क्राइसिस में वो भी डायलेट ना होके वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। हीलिंग क्राइसिस में भी ब्रोंकियल मस्कुलेचर एरिया भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर अमित। जी और ठीक उसी समय पर ये लैरिंग्स की मसल भी टेंशन में आ गई, जब टेंशन में आ गई तो ये भी सांस अंदर नहीं जाने देंगी, और ब्रोंकियल मस्कुलर एरिया अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो वो एल्वेलाई की तरफ नहीं बढ़ने देगा। तो ये डबल डोर क्लोज हो गए एयर के लिए, ऑक्सीजन अंदर जाने के दोनों दरवाजे बंद हो गए, लैरिंग्स के लेवल पे भी नहीं जाने दे रही मसल, और ब्रोंकाई भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ब्रोंकियल्स है ना, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल क्लियर होके। तो इसलिए ये डबल डेंजर हो जाता है बंदे का, या तो भैया लैरिंग्स में टाइटनेस है तो कम से कम ब्रोंक्योल तो लूज रहे हैं अमित शर्मा, ताकि हवा आगे को चली जा, आगे को जाए। हाँ, या फिर वही है, हेल्पर तो हो ही जाए, मतलब ऊपर का मेन दरवाजा ही बंद हो गया, स्पैज्म में चला गया लैरिंग्स, तो ब्रोंकियल मस्कुलेचर एरिया जो है वो अगर ऑक्सीजन रखेगा भी तो फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ वाइल ही वो सस्टेन कर पाएगा। तो हाँ बेटा, फिर ऐसा समझो ना, ऊपर से यदि 100 रुपए की जगह 30 रुपए आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 40 वहां तक पहुंच तो जाए,
लेकिन मान लो ऊपर से आ भी 30 रहे हैं और नीचे वाला 30 को भी नहीं जाने दे रहा आगे, तो आगे तो स्टारवेशन हो ही जाना है बिल्कुल ऑक्सीजन का। तो जब ये दोनों साथ आ जुड़ती हैं इस तरह से, तब तो ये लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट हो जाती है और इसी को बोला गया स्टेटस अस्थमैटिकस। अस्थमैटिकस, हाँ जी। कह रहे हैं बाई एलर्जिक लैरिंजियल अस्थमा ए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स अप ब्रीफली ड्यू टू ट्रैक। एलर्जिक लैरिंजियल अस्थमा, जाहिर सी बात है, वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू ट्रैक। वो ट्रैक जो पीछे कभी बना है, जो कई बार हमें डिस्कस हुआ अमित शर्मा भाई में, हमें आपस में सब में, कि भाई कभी वो उसको एलर्जी हो गई, वो नानी के यहाँ गया, वहां उस दौरान उसके साथ घटना हो गई, वो ऐसे वहां ऐसा एटमॉस्फेयर था, बसंत ऋतु थी या डस्टी एरिया था, स्टॉर्मी सीजन था, तो जब भी ऐसा आएगा एलर्जी के रूप में, तो उसे वो वाला कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक वो ट्रिगर हो जाता है और वो इस तरह से लैरिंजियल अस्थमा में चला जाता है। हालांकि कन्वेंशनल मेडिसिन इसको, इसके पीछे एलर्जेन को मानती है, और जबकि ये ट्रैक है। अगर वहां पोलन ग्रेन नहीं भी है और मान लो मौसम ऐसा हो गया है जहाँ उसको पहले कभी घटना हुई थी और ट्रैक बना था, तो वहां से गुजरने पे भी लैरिंजियल अस्थमा आ सकता है। हाँ जी। इन द हीलिंग क्राइसिस देयर इज अनदर अस्थमा अटैक। इन द हीलिंग क्राइसिस देयर इज अनदर अस्थमा अटैक। हीलिंग क्राइसिस में अस्थमा अटैक दूसरा इसलिए आ जाता ना कि हीलिंग क्राइसिस जस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव स्टेट, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव स्टेट में आएगा या फिर हीलिंग क्राइसिस में आएगा, दोनों सेम सी है, इसलिए दूसरा भी आ जाता है। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। गाइडिंग थॉट है आई एम क्वाइट एंड काम एंड ट्रस्ट इन माई गाइडेंस। मैं क्वाइट एंड काम हूं और जो मेरा मार्गदर्शन या मुझे पता है मैं उसको उस पर भरोसा करता हूं, जो मुझे गाइडेंस मिल रही। वॉक्स इन कोल्ड एयर, श्रेड एंड ईट रेडिशेस और हॉलो आउट रेडिशेस। क्या मतलब रेडिश बोले तो मूली? ये हाँ जी बॉस, हाँ मूली। हाँ ओके। जी बॉस। श्रेड एंड ईट रेडिश और हॉलो आउट रेडिशेस। फिल विद ब्राउन शुगर और, अच्छा अभी कह रहे हैं होलो आउट रेडिशेस फिल विद ब्राउन शुगर और हनी एंड swallow द रिजल्टिंग जूस। वाओ, ये तो बिल्कुल अपने गांव का हो जाएगा ट्रीटमेंट। भैया मूली को खोखली करो अमित शर्मा, और उसमें ब्राउन शुगर या हनी शहद भर दो, और फिर जो उसका जो जूस निकल के आएगा उसे swallow करो, तो हनी प्लस मूली, हनी टस हो जाएगा ये। चलो जी। और ऐसे भी घिस करके खा सकते हैं, ऐसे भी घिस करके स्वॉलो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन चीज अच्छी बताई, वो छोटा मैनेजमेंट के लिए तो अच्छी है ये। और विटामिन D3 डॉक्टर श्रेय भाई। हाँ जी सर। आगे कह रहे हैं टी क्या लेनी है, हॉरहॉन्ड हिबिस्कस होता है गुड़हल, हिबिस्कस, हाँ जी। रास्पबेरी लीव्स, काउस्लिप, बकहॉर्न, क्लॉट्सफुट, आइसलैंड मॉस, वायलेट विद हनी, बैच फ्लावर्स में है रेस्क्यू ड्रॉप्स, एस्पेन, चेरी प्लम। हिल्डगार्ड और व्यंजन के लिए कह रहे हैं सीजन फूड विद पाउडर्ड मगवर्ट, यानी कि टेनेक्टम वल्गैरिस। शैशे में कह रहे हैं शैशे मिक्स हॉरहॉन्ड सिरप विद विस्की एंड swallow इन स्मॉल डोजेज। ये आ जाएगा ब्रांडी वाला, कि साहब ब्रांडी दे दो, खांसी हो रही है, सांस फूल रहा था।
horned syrup with whiskey and swallow in small doses. कन्वेंशनल मेडिसिन में इनहेलर्स को यूज करते हैं. इंग्रेडिएंट्स जो होता है कोर्टिसोन का, एंटी कन्वलेसेंट्स देते हैं. यूजफुल फॉर एक्यूट अटैक्स. हालांकि कन्वेंशनल मेडिसिन में जो इनहेलर्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक्यूट अटैक्स में यूजफुल है. लॉन्ग टर्म यूज इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट. इनहेलर लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही डेंजरस भी होता है, बल्कि उसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं. वो आगे सेकेंडरी इफेक्ट आ जाते हैं, हार्डनिंग करने लगती है वो मस्कुलेचर्स में, कोर्टिसोन वगैरह का जो देते हैं. तो ये था भैया आपका एसबीएस ऑफ लैरिंक्स मस्कुलेचर को लेकर के और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द लैरिंक्स. बस इसका मतलब भाई हम लोगों को ये बहुत आराम से पता चल जाता है. जैसे हम बहुत पूछते हैं भैया आपको खांसी किस टाइम ज्यादा आ रही है या सांस लेने में दिक्कत सांस लेने में है कि छोड़ने में. अब देखो यहाँ पर आइए कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इनहेलेशन इज इन हैम्पर्ड, यानी कि लैरिंजियल अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा इस भी तुरंत पता चल जाएगा. ब्रोंकियल अस्थमा में एक्सहेलेशन में दिक्कत है और लैरिंजियल अस्थमा में इनहेलेशन में दिक्कत है. बिल्कुल. ओके. ये हमारी बहुत छोटे छोटे से फाइन डिफरेंसेस मेडिसिन के तुरंत उसको डिफरेंशिएट करेंगे हमारी होम्योपैथिकली को भी, कि हाँ भाई वो अंदर लेने में उसको दिक्कत हो रही है कि सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है. ओके. और अगर अंदर लेने में आ रही है तो सीधे वो लैरिंक्स से जुड़ा है. हाँ. ओके. फेमिनिन डिफेंस से जुड़ा है, फियर फ्राइट से जुड़ा है. और अगर ब्रोंकियल मार्किंग से, सॉरी, ब्रोंकियल ट्री अगर इन्वॉल्व है अमित शर्मा, तो ये फिर मस्कुलिन डिफेंस में है, राइट साइड के रूप में. वो पढ़े थे ना कॉन्स्टिलेशन में. फेमिनिन वाला है लैरिंजियल और मस्कुलिन वाला है ब्रोंकियल. ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि कौन सा डिफेंस ले रही है बॉडी. हाँ जी बिल्कुल. ओके. और हाँ भैया. हाँ, अमित क्लियर से करो वर्ड. सवाल क्लियर करो भाई. ब्रोंकाई में आएगा टेरिटरी का फियर हाँ. फ्राइट. हाँ. हाँ. बस वही बात है, ब्रोंकियल में तो फियर फ्राइट बहुत ज्यादा रहेगा. यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला भी ज्यादा रहेगा. यहाँ मसल्स भी आ रही है ना. बिल्कुल मस्कुलेचर. मोटोरिक जो बोल रहे हो, मसल. चलो खैर. एक हाँ अमित पाल और बोलो. अमित पाल भैया बोल रहे हैं. मोटोरिक कौन सा रहेगा बेटा? अभी अमित भैया कुछ बोल रहे हैं. अमित पाल क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ, छोटे छोटे माइनर रिफाइननेस हैं जो आपकी मेडिसिन और आपके डायग्नोसिस को क्लियर करेंगे. हाँ हाँ हाँ. डॉक्टर संगमित्रा आप क्या कह रहे हैं? बॉस मैं यही कह रही थी, ये फिर से बता दीजिए. दिक्कत सांस लेने में है तो लैरिंक्स वाला प्रॉब्लम है और छोड़ने में है तो ब्रोंकियल वाला है ना. हाँ, ये भाव अमित भैया ने दिया है, नजर रखो. बहुत ज्यादा मैच कर रहा है जो अमित शर्मा भैया कह रहे हैं कि अगर आपके पास रूब्रिक है, इनहेलेशन डिफिकल्ट या एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन डिफिकल्ट या एक्सपिरेशन डिफिकल्ट. तो अगर इंस्पिरेशन डिफिकल्ट है तो भैया का भाव है कि यहाँ लैरिंक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ के आ सकता है ना. हाँ. और अगर एक्सपिरेशन डिफिकल्ट है तो यहाँ ब्रोंकियल ट्री इन्वॉल्व होने के नाते ये नीचे वाला हो सकता है ना भाई. हाँ, ऐसे भैया ने बताया. ऐसा ना जी, पैथोलॉजी में भी ऐसा पढ़ते थे जो जी. अमित बॉस बोल रहे हैं ना. हाँ. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हम वैसे भी उधर भी पढ़ते थे ये वाला. वही आगे भी आ जाएगा. और इसमें हमारे कहने का ये है अमित पाल, जिस बात पे या हम लोगों को बहुत माइन्यूटनेस पे ये ध्यान देना है कि एक जगह तो परफॉर्मेंस की दिक्कत है, परफॉर्मेंस की वजह से डर आ रहा है. मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या है या कैसे है, वो तो हो गया हमारा लैरिंजियल. और जहां पर डर है, परफॉर्मेंस की चिंता की नहीं है, डर ज्यादा हावी है, दैट इज ब्रोंकियल. लाइफ थ्रेटनिंग डर चूंकि लंग्स की तरफ बढ़ गई ना अमित पाल बात. अमित शर्मा भाई का भाव इसलिए जा रहा है उधर.
हाँ जी। बिल्कुल और वैसे भी ब्रोंकियल वाला जो इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा सिफिलिटिक है लैरिंजियल से भी। जी हाँ हाँ, हालांकि लैरिंग्स में भी उतना भाव आ रहा कि भाई सांस जाने ही नहीं देगा तो बचेगा कैसे, लेकिन भैया जो जा चुका उसे भी नहीं यूज होने दे रहा, हाँ जी। और चला गया ना, तो इसलिए और ज्यादा सिफिलिटिक है ये। है जी, हाँ जी। और अंदर तक चली गई ना बात अब, अंदर तक बात चली गई, लंग्स के अंदर हाँ तक। बिल्कुल। इसलिए वो तो एक और कर लेते हैं, छोटा सा ये कफ कमिंग फ्रॉम विद। ऐसा ही कुछ पूछना चाहूंगी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। हाँ जी, हाथ खड़ा है ना। कोई बच्चा पूछना वो चाह रहा है कुछ? कई बार ऐसे हो जाता है, दब जाता है। हाँ, प्रतीति का हाथ उठा हुआ ना। उनका हाथ उठा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये हाथ वैसे भी उठा रहता है थोड़े किसी के उस पे, तो जो बोल लेगा उसकी आवाज आ जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है कफ कमिंग फ्रॉम द लैरिंग्स, लैरिंजाइटिस विद कफ, ब्रैकेट में करें क्रूप, इसे क्रूप क्रोप बोलते हैं, इज इक्वल टू डिप्थीरियल लैरिंजाइटिस स्यूडो क्रोप इज इक्वल टू सब ग्लोटिक डैश लगा करें स्टीनोसिंग लैरिंजाइटिस। तो क्रोप बहुत पढ़ते हैं हम, क्रोप एंड कोराइजा। तो अगर लैरिंग्स के साथ जुड़ी हुई कफ है और साथ में खांसी भी है, लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन के साथ खांसी अगर हो तो उसे क्रोप बोलते हैं, डिप्थीरियल लैरिंजाइटिस या स्यूडोक्रोप भी बोलते हैं, या इज इक्वल टू सब ग्लोटिक या स्टिनोजिंग लैरिंजाइटिस भी इसको बोलते हैं। एसबीएस सेम है, यानी कि एसबीएस इसके पीछे भी होगा, फियर फ्राइट और स्पीचलेस कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। According to conventional medicine, croup and pseudocroup differ by the fact that for the real croup, one can prove a diphtheria bacteria. कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार क्रूप और सूडोक्रूप में यह अंतर है, ये तथ्य होने चाहिए कि जो रियल क्रूप होती है वहां पर आपको प्रूव करना होगा कि वहां पे डिप्थीरिया का बैक्टीरिया मिले, तब कहेंगे रियल क्रूप, नहीं तो सूडोक्रूप कह देंगे। थ्रू द न्यू मेडिसिन यानी कि थ्रू द जीएनएम वी नो दैट वन कुड प्रूव बैक्टीरिया इवन व्हेन कॉल्ड सूडोक्रूप। अगर जीएनएम की नॉलेज के, अगर हम न्यू मेडिसिन के बारे में हम ये जानते हैं कि वन कुड प्रूव बैक्टीरिया, भले चाहे सूडोक्रूप है उनके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से वहां भी बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन उनके हिसाब से अगर बैक्टीरिया नहीं है तभी सूडोक्रोप माना जाएगा, और बैक्टीरिया होगा तब रियल क्रोप माना जाएगा। तो हमारे हिसाब से, जीएनएम के हिसाब से दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया पाया जा सकता है। हाँ जी। है जी। हाँ जी। थेरेपी में कह रहे हैं, थेरेपी ऊपर की तरह बताइए, जैसे कि आपके ये लैरिंजियल अस्थमा की थी वो इसमें आ जाएगी, हम हमारे डिस्कशन में सेम है। क्वेश्चन सावधानी के लिए कह रहे हैं, क्वेश्चन इफ नेसेसरी म्यूकोलिटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट ड्रग टू स्टिमुलेट, ब्रैकेट में कह रहे हैं सिक्रिटोलाइटिक्स एक्सपेक्टोरेंट्स, या फिर ड्रामेटिक कफिंग फिट्स एक्ट काम। ड्रामेटिक कफिंग फिट्स को के लिए कह रहे हैं एक्ट काम, काम करने का, एक्ट करना है, काम एंड कूल। ये शायद जैसे वो हिस्टेरिकल केसेस में शायद होता हो ना, ड्रामेटिक कफिंग फिट्स, है ना, तभी तो बोला कि शांत रहो। हाँ हाँ हाँ, काम करने का। हाँ, यही तो होम्योपैथ के प्रिजर्वेशन और ये परसिवरेंस आता है उसका, यही तो देखना है कि ये खांसी छाती से आ रही है कि गले से आ रही है। गले से आ रही है तो क्राउड में बड़े जायसवाल सर इसलिए बहुत बताते थे, कह रहे क्राउड को हमने फंसी खांसी पहुंच लिया, लेकिन वो बताते थे, करके दिखाते थे कि खांसी के बाद में आवाज आ रही है, क्राउड की साउंड आ रही है, दैट इज क्राउड। और वो सिर्फ लैरिंग्स से, अभी उसमें हमारे ब्रोंकियल का कहीं नहीं जा रहा। और यही बात उन्होंने कही कि ये तो ऊपर ऊपर से खांस रहा है, तो ये इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि फेनिंग सी की या वैसे ही कर रहा है, इसको थोड़ी देर शांत बैठा दो, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, कई बार होता है कोई बंदा अपनी बात रखना चाह रहा है और आप मौका दे नहीं रहे, तो वो हल्का सा मठार के खांस के
या उसको खांसी आती ही है, वो अपनी प्रेजेंट वहां शो करना चाहता है, तो आप उसको तवज्जो दोगे तो उसकी वो खांसी नहीं आएगी। ये वो वाली पार्ट है। हाँ, if nothing help and if necessary give cortisone। यदि कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है और जरूरी है तो वहां कोर्टिसोन दे सकते हो इनहेलर के रूप में। नोट लिखा है मोस्ट सिंथेटिक कफ सिरप कंटेन कोडीन मॉर्फिन डेरिवेटिव यानी कि एडिटिव। यहाँ नोट करके बात करें, जितने भी ये सिंथेटिक कफ सिरप हैं वहां पर उनमें सर्टेन कोडीन और मॉर्फिन को यूज करते हैं और वहां वो रिलैक्स कर देते हैं फिर उसको। नशे की चीज है मॉर्फिन, सेडेटिव्स के रूप में। एडिक्टिव है ना, इसीलिए तो बंद कर दिया इसको कि भैया इसका एडिक्शन हो जाता फिर। हाँ मतलब हाँ, और वो हाँ एडिक्टिव, उसके एडिक्टिव हो जाते हैं। कई तो नशेड़ी कफ सिरप खरीद के पीने लगे थे मेडिकल स्टोर से। हाँ जी, ये इसीलिए हो रहा था, मेडिकल स्टोर से खांसी की दवाई लेते एक बार में पूरी पी गए। हाँ, ऐसा खूब आए, मेरे पास भी आए केस कई। हाँ जी, और चलता है जी, अभी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है इसकी बहुत तगड़े में। हाँ हाँ, बस एक लास्ट वाला पॉइंट रह गया, फिर ये पूरा हो जाएगा। डिप्थीरिया। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय द पॉइजन ब्रैकेट में टॉक्सिन ऑफ कोरिन बैक्टीरिया। कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से डिप्थीरिया जो है वो जो कोरिन बैक्टीरिया है इसके जहर से होता है, टॉक्सिन से। द सिम्टम्स आर मैनिफोल्ड। सिम्टम्स कई सारे हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स, थ्रोट, नोज एंड टॉन्सिल, सोलन लिम्फ नोड्स एंड फीवर। मैनिफोल्ड सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से, जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स है, थ्रोट है, नोज है, इन्फ्लामेशन टॉन्सिल है, स्वेलिंग सोलन लिम्फ नोड्स है और फीवर साथ में है। डायग्नोजिंग डिप्थीरिया डजंट get us anywhere. As always, it is more sensible to look at the patient's symptoms and to find out what the conflict is. ये तो होम्योपैथी की बात कर दी बिल्कुल। हाँ, कि डायग्नोजिंग डिप्थीरिया का से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला कहीं से भी डायग्नोसिस के रूप में। और बल्कि अमित शर्मा, ये तो अमित पाल भाई को याद आ जाएगा डॉक्टर दीदार सर का वो स्टेटमेंट कि भाई डायग्नोसिस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने साइंस के अकॉर्डिंग उसको देखना है। हमारे सामने सो कॉल्ड एक ग्रेव पैथोलॉजी की डायग्नोसिस है या सो कॉल्ड एक माइनर पैथोलॉजी की डायग्नोसिस है, उससे मतलब नहीं है। हमें तो पेशेंट को अपने अकॉर्डिंग ही डील करना है होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर। तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि diagnosing diphtheria doesn't get us anywhere. As always, it is more sensible to look at the patient's symptoms and to find out what the conflict is. ये हमेशा आपको पेशेंट के सिम्टम्स को देखना है और उसके कॉन्फ्लिक्ट को देखना है, जिसको हम कहते हैं कोज को देखना है, पीछे कोज को ढूंढो, है जी। हाँ, फेस में कह रहे वन और सेवरल डिफरेंट एसबीएस इन हीलिंग फेस। डिप्थीरिया के पीछे कहानी ये भी हो सकती है कि एक या कई सारे एसबीएस हो सकते हैं इसके हीलिंग फेस में, जहां वो ये डिप्थीरिया जैसी। अरे कई सारे कैसे हो सकते हैं? लैरिंग्स का एसबीएस, थ्रोट का एसबीएस, नोज का एसबीएस, टॉन्सिल का एसबीएस, लिम्फ नोड से रिलेटेड एसबीएस और फीवर जिन एसबीएस के थ्रू आता है वो एसबीएस। तो कई सारे एसबीएस की हीलिंग फेस एक साथ जुड़ के डिप्थीरिया जैसी डायग्नोसिस बनवा देती है बड़े भाइयों से हमारे। हाँ जी, ठीक है जी। बच्चों के लिए ना, बच्चों मतलब छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हमारी डायग्नोसिस का मतलब हमारी मेडिसिन नीड से नहीं है। हमारे लिए डायग्नोसिस सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझ जाएं इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और उसके पीछे साइकी क्या चल रही होगी। हाँ, प्लस प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज केस बिल्कुल है फॉर द हेल्प इन प्रोग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस के जो सिम्टोमेटिक है, जो इनकी हिरार्की है,
कि ये है फिर ये है फिर ये इससे हमें रिवर्सल में मदद मिल सकती है कि भाई क्या क्या चीज इन्वॉल्व थी, क्या डायग्नोसिस हुई थी, फिर उनका रिवर्सल हमें जैसे जाता है हमारे हिसाब से हम वहां मदद मिल जाती है। लेकिन प्रेस्क्रिप्शन में कोई मदद नहीं मिलती इनकी डायग्नोसिस। हाँ, हाँ, बात को बिल्कुल क्लियर समझ लें, डायग्नोसिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन प्रोग्नोसिस ओनली, प्रेस्क्रिप्शन में नहीं। ठीक है। बस एक चीज और मन में आ रही है, जैसे ये लैरिंक्स और ब्रोंकस का जैसे जो इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इसमें कन्वर्जेंस के भी रूब्रिक ले सकते हैं ना, जहाँ पे कन्वर्जेंस जैसे लैरिंक्स पे कन्वर्जेंस या ब्रोंकस में कन्वर्जेंस जो स्पाज्म या ये क्रिएट हो रहा है, स्पाज्म आ गया ना, जहाँ भी स्पाज्म आए, जहाँ भी स्पाज्म आए, जहाँ भी स्पाज्म आए वहाँ कन्वर्जन की गुंजाइश है डॉक्टर दीपशिखा। और इससे भी बड़ा भाव, अगर अमित पाल हैं गए, वो केस अमित पाल भाई कन्वर्जेंस को का विस्तार बताओ, कन्वर्जेंस को कहाँ ले सकते हैं? कन्वर्जन को हर उस जगह ले सकते हैं जहाँ पे भी, जैसे मैंने खूब उठाए पेट दर्द में स्पाज्म आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर, बस हमने मेंसेस में जो डिस्मेनोरिया है ना उसमें भी उठाया क्या बात है, वहां भी स्पाज्म, कॉलन में भी स्पाज्म, और कहाँ हो सकते हैं? एब्डोमिनल कॉलिक, एक्यूट एब्डोमिनल कॉलिक, कोलोसिन डांट खाने के बाद जो दे देते हैं हम। तो जहां भी जिस पैथोलॉजी में, जिस डिसऑर्डर में स्पाज्म का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे हम कन्वर्जन के रूब्रिक के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। हाँ अमित पाल, एग्जाम्पल बता दीजिए, मेरे को बहुत समझ में नहीं आया। अभी बताया ना डॉक्टर दीपशिखा ने, डिस्मेनोरिया। हाँ, तो डिस्मेनोरिया को कन्वर्जन से कैसा रूब्रिक? हाँ, रूब्रिक निकाल के बताओ भाई, एक दो। सही कह रही है डॉक्टर प्रीति जी। अरे कफ को लिया था अमित शर्मा ने, अमित शर्मा भाई, अमित पाल बताओ, जो कफ का लिया था तुमने अपने केस में, कन्वर्जन इन मॉर्निंग लिया था, कफ आती थी उस बंदे को केवल, भैया ने मॉर्निंग कफ नहीं लिया था, कन्वर्जन इन मॉर्निंग करके लिया था अमित पाल। याद आ रहा है केस आपको? बिल्कुल याद आ रहा है। केस नहीं निकल रहा था प्रतीची। अमित बता भाई, अमित पाल बताए पहले, फिर अमित भैया की सुनेंगे अमित शर्मा भाई क्या कह रहे हैं। हाँ कुछ याद सा नहीं अभी। हाँ, इसमें लबोलबाब ये था कि आपका केस अटक रहा था खांसी का, उसकी खांसी नहीं जा रही थी, सुबह को ही उठती थी, तो अमित पाल ने के रूब्रिक लिया था कन्वर्जन इन द मॉर्निंग करके। तो बेटा कफ क्या है? स्पाज्मोटिक कफ है, कफ जो आती है सुबह के टाइम जो आ रही है, स्पाज्मोटिक कफ जो अपने आप में स्पाज्म की तरह है। तो भैया ने इसको जब लिया तो वो केस निकल गया, आराम आया था उसको। मींस बॉडी में कहीं भी स्पाज्मोटिक एक्शंस हो रहे हैं तो वहां पे हम लोग उसको कोई भी स्पाज्मोटिक रिलेटेड पैथोलॉजी, एक बात। दूसरी बात, मान लो किसी को खांसी शाम को ही आती है, दिन भर आती नहीं, तो कन्वर्जन इन द मॉर्निंग लो। देखो कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन क्या है? आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई भी चीजें, तो कहीं भी बॉडी में कोई भी प्रोसेस ऐसी चल रही है कि जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बस हमने जैसे ये देखो, जैसे एक रूब्रिक था ना जो हमने लिया था, जनरल्स कन्वर्जेंस एपिलेप्टिक ऑरा इन यूट्रस। हाँ लिया था। हाँ, डिस्मेनोरिया के लिए ले लो इसको। हाँ, डिस्मेनोरिया के लिए पेनफुल मेंसेस के लिए ले लो डॉक्टर प्रदीप जी। अमित शर्मा भैया की बात रह रही है, अमित शर्मा भाई। बस आपने शायद एक चीज और बताई थी कि देखो अमित पाल भैया ने एक बात बहुत साफ साफ बताई, यहाँ पर कन्वर्जन की पैथोलॉजी को समझो, कन्वर्जन की पैथोलॉजी में प्रोसेस क्या चल रहा है। कन्वर्जन में मसल्स में हो रहा है ना, कोई भी बार बार आ रही है जा रही है, कोई भी प्रोसेस आ रहा है जा रहा है, स्पाज्म की तरह है, तो वो हमारे को प्रोसेस का रूब्रिक उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि हर्निया है किसी को, तो हर्निया में क्या मसल्स का रिलैक्सेशन है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन आपने उसको हर्निया को मसल से हर्निया ना उठा के रिलैक्सेशन और मसल्स भी उठा सकते हो, है ना।
जो हमारा प्रोसेस चल रहा है अमित, जैसे दीपशिका ने बोला, अब ऐसे कोई बताएगा थोड़ी कि हाँ यहाँ मेरे को, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को रिलेट कर दिया, उस प्रोसेस को जोड़ दिया कन्वर्जन से। हाँ, यूट्रस में शुरू होता है। बहुत ही अच्छा, अमित शर्मा ने बहुत ही अच्छे शब्द दे दिए डॉक्टर प्रतीति। जहां भी जो प्रोसेस कन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसका वो डिजीज का नाम ना डाल के वहां सीधे कन्वर्जन बोल सकते हैं। ओके, यस यस। हाँ सर इसमें हाँ भैया, ठीक है जी। हाँ नहीं डॉक्टर सर श्रेय मैं कुछ ये कह कह रहे रहा हैं। था जैसे कि स्टेटस, जैसे एस्थमेटिकस अगर एक स्टेट आती है तो वो भी एक टाइप का कन्वर्जन हुआ जो कि बिल्कुल ही एक्यूट हो रहा है, ठीक है? अटका तो हुआ, उसमें हम अटका हुआ कन्वर्जन। हाँ अटका हुआ कन्वर्जन, हाँ तो उसमें हाँ हम वो वाला रूब्रिक ले सकते हैं जो हम स्टेटस एपिलेप्टिक्स में लेते हैं। हाँ, हाँ क्यों नहीं ले सकते? कोई भी स्टेट आई है और वो जा नहीं रही, कोई भी स्टेट। अब आपका कन्वर्जन वो एपिलेप्सी नहीं, कोई भी स्टेट आ रही है और अटक गई, तो स्टेटस है ये, स्टेटस एपिलेप्टिकस है ये, बशर्ते वहां पर वो स्पाज्मोडिक पैथोलॉजी हो, ना कि कोई स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी ना हो डॉक्टर श्रेय। अच्छा जी जी। हाँ हाँ। हाँ, तब होना लोगे। चाहिए उसका। हम्म। कन्वर्जन हाँ की ये बात डेफिनेशन पढ़ो बिल्कुल ना। बहुत बढ़िया बता दी तो कि बॉस जिनको एक चीज अस्थमा मुझे अटका रहता पूछनी है वहां है। पर स्टेटस एपिलेप्टिकस हाँ के बारे में सोचा जा सकता है। हाँ हाँ प्रीति, अजय भाई एक ये जो डेफिनेशन बोल लेंगे बाद में। हाँ 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 प्रीति बोलो आप। जो स्पाज्मोडिक पेन्स होते हैं वो तो जितने भी ट्यूब्युलर टाइप या हॉलो ऑर्गन लाइक यूट्रस, एब्डोमेन, इन सब में ज्यादातर स्पाज्मोडिक पेन्स ही होते हाँ, हैं, तो सब ठीक है? जगह कन्वर्जन का आइडिया आ सकता है बेटे। हाँ, तो वही पूछा कि फिर हम लोग कोई भी सिवियरिटी ऑफ पेन के बेसिस, मतलब पेशेंट की कंडीशन को एसेस करके कि इसका पेन का डिग्री काफी हाई है, तो वहां पे हम लोग स्पाज्मोडिक एक बात और अपने शब्दों को मत भूलना, जहां होलो ऑर्गन्स में हो वहां तो पक्का, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि स्पाजम आता ही है जरूर वहां पे। हम्म। हाँ, तो ऐसे ना तो वहाँ बारीकी पे में हम बढ़ सकते हो। कन्वर्जेंस ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। कन्वर्जन तो वैसे ही सिफिलिटिक रूब्रिक है, तो वी कैन कंसीडर। हाँ हाँ हाँ, अजय भैया डेफिनेशन पढ़ रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन की डेफिनेशन पढ़ो, इसमें काफी क्लियर है। कन्वर्जन इज ए सडन, वायलेंट एंड इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स हाँ दैट कॉज अनकंट्रोलेबल शेकिंग एंड लिम्ब इन्वॉल्वमेंट। इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स का नहीं दिया गया है, हाँ, ये सभी प्रोसेस का दिया गया। हाँ लेकिन हाँ अजय 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 एक मिनट अजय पूरी हो गई। बस डॉक्टर अजय बोल रहे हैं कि लिम्ब इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये ऑर्गन्स के लेवल पे बात करेंगे तो लिम्ब इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगा? नहीं, लिम्ब कहाँ बोल रहे हैं बेटा, अजय एक बार फिर बोल, हाँ जी एक बार और पढ़ो। लिम्ब मूवमेंट लिखा है। लिम्ब मूवमेंट को हम मेटामॉर्फोज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो लिम्ब से जुड़, हाँ लिम्ब जब से। हम कन्वर्जन को, हाँ बहुत, जब हम कन्वर्जन को हेड से बाहर ले आए तो लिम्ब से भी बाहर हमें मेटामॉर्फोज हाँ, बेसिकली जो लिम्ब जो आ रही है, लिम्ब्स जो इन्वॉल्व हो गई है वो एपिलेप्टिक कन्वर्जन तक की तरफ ले जा रही है हमें, लेकिन हम कर रहे हैं टिश्यू के अंदर स्पाज्मोडिक प्रोसेस जो है। अच्छा चलो, ये बात भी अजय ने क्लियर करी है, तो यहाँ एक बात और समझो, कन्वर्जन के रूब्रिक अलग है, और जहां एपिलेप्सी का जिक्र उन्हें करना पड़ा तो वहां एपिलेप्टिक कन्वर्जन अलग से दिया है डॉक्टर प्रीति जी। हाँ, तो अगर कहीं लिम्ब्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा, लिम्ब्स आपकी हिल रही हैं एपिलेप्सी मिर्गी की तरह, तो वहां पर एपिलेप्टिक कन्वर्जन है, ना कि कन्वर्जन ओनली। वैसे बहुत, अगर हम अदरवाइज देखें ना, रूब्रिक्स में एक कन्वर्जन टर्म है, कन्वल्सिव है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मोस्टली कन्वल्सिव टाइप की चीजों, मोस्टली वो कन्वल्सिव में आ रहा है। हाँ हाँ, कन्वल्सिव कह लो। कन्वल्सिव, देखो, पैरोक्सिस्मल, कन्वल्सिव, एपिलेप्टिक कन्वर्जन और कन्वर्जन, ये 4 बात हो गई थी। और सिमरन और क्या? हाँ, तो बॉस मैं बस वही बोल रही हूँ, जो हमारा पेरोक्सिज्म मतलब स्पैज्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब मोस्टली हमारा जो सेंस मेटामॉर्फिकली देख रहे हैं, तो इस कन्वल्सिव वाले रूब्रिक ज्यादा पड़े हैं। हाँ, पैरोक्सिज्म वाले भी यही माने जाएंगे। हाँ, वही सिमरन वही जी। सिमरन
जी सिमरन प्रतीक जी एक बात सुनो बेटा, एक बार फिर समझो कि जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस से रिलेटेड आप कोई भी रूब्रिक ले सकते हो। तो हमारे पास स्पाज्म का प्रोसेस चल रहा है, तो स्पाज्म और किन किन चीजों में आ सकता है उसको मेटामॉर्फिकली आप उठा सकते हो अकॉर्डिंग टू केस। आपके जी। सामने केस क्या प्रेजेंट कर रहा है, अपने ही मन से नहीं, हमारे को देखना होगा हमारा केस क्या कह रहा है। और बॉस ऑक्सफोर्ड का जो डिक्शनरी उसके हिसाब से कन्वर्जन है अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ बॉडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। हाँ, कुछ भी उसमें कोई अनकंट्रोलेबल पर्टिकुलर कन्वर्जन ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व है। हाँ, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। डिक्शनरी में केवल कई बार क्या होता है कि सीमित डेफिनेशंस होती है, उसको सडन अनकंट्रोल्ड को कहीं तक भी ले जाओ ना आप, कोई किसी भी प्रोसेस पर, जी 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 है ना। हाँ चलो ठीक है, रुके हैं देखो आज। हाँ हाँ प्रतीक जी, एक बात, जी लगातार बोल आंख का फड़कना भी तो उसका कन्वल्सिव मूवमेंट है ना, जी है ना। लगातार नस फड़कना कन्वल्सिव मूवमेंट है, तो कहीं भी कुछ फड़कन जहाँ स्पाज्म आ रहा है, बार बार आ रहा जा रहा है, उसको कन्वल्सिव से उठा सकते हो। बिल्कुल। बाकी समझने की गुंजाइश पूरी है, खूब अच्छे से समझो, बहुत बड़ा टॉपिक है कन्वर्जन का। खूब रूब्रिक पढ़ो और फिर अपनी तरफ से लेके आओ, है ना। राम राम जी, राम 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 भाई, सबको सबको नमस्ते। राम 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 भाई, राम राम। राम राम सर। राम राम भाई, राम राम जी।